आइए कुछ बुनियादी बातों से शुरुआत करें। प्रक्षेपण के समय केपलर अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान लगभग 1000 किलोग्राम था। लगभग एक छोटी कार के बराबर 478 किलोग्राम के वाद्य पेलोड के साथ यह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में नहीं है, बल्कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपने ग्रह के पीछे चलता है। संदर्भ के लिए, अंतरिक्ष यान 372 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसका अर्थ है कि यह लगातार पृथ्वी से पीछे गिर रहा है। कक्षा के इस अजीब विकल्प के कई कारण हैं। एक बात के लिए, यदि केपलर पृथ्वी की कक्षा में होता तो ग्रह आकाश के बाहरी हिस्से को अवरुद्ध कर देता। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। दूसरे के लिए, पृथ्वी में द्रव्यमान सांद्रता गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हल्के बदलाव पैदा करती है, गड़बड़ी जो उपग्रह को लक्ष्य करना अधिक कठिन बना देगी। केपलर खोज रणनीति की केंद्रीय विशेषता यह है कि यह लगभग 1,45,000 सितारों से प्रकाश की लगातार निगरानी करती है। इस प्रकार जब डिमिंग होती है तो इसे उपग्रह पर उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और वापस पृथ्वी पर रिपोर्ट किया जाता है। यह पहले जीतना अजीब लग सकता है। केपलर को आकाशगंगा के केंद्र की ओर इंगित नहीं किया गया है। आकाश का वह हिस्सा जिसमें सबसे अधिक घनत्व है, सितारे। ऊपर बताए गए कारण का संबंध दूरबीन के रिजोल्यूशन से है। आकाशगंगा के तल में तारों का घनत्व इतना अधिक है कि पृष्ठभूमि के सभी तारों से एक तारे को अलग करना असंभव होगा। इसके बजाय दूरबीन को ऊपर की ओर और गैलेक्टिक तल से बाहर की ओर निर्देशित किया जाता है। विशेषज्ञों के लिए हम ध्यान दें कि यह नक्षत्र सिग्नस की ओर इंगित किया गया है। यह क्रांतिवृत्त तल से ऊपर की ओर भी इंगित किया गया है, जिससे क्षुद्र ग्रहों, केबियों और सूर्य के प्रकाश द्वारा इसके संकेत के संदूषण से बचा जा सकता है। केपलर द्वारा जांच की गई अंतरिक्ष की छोटी मात्रा का मतलब है कि आकाशगंगा में ग्रहों के अस्तित्व के बारे में हम बाद में जो भी बयान देंगे वह एक छोटे नमूने से निकाले गए निष्कर्ष है। अंतरिक्ष यान के मुख्य कामकाजी हिस्से एक बड़े दर्पण है और एक अत्यंत संवेदनशील कैमरा। केपलर कैमरा आने वाली रोशनी को उसी तरह रिकॉर्ड करता है जैसे आपका कैमरा करता है। चार्ज युग्मित उपकरणों के आउटपुट को पढ़कर सिलिकॉन चिप्स जो आने वाली रोशनी को एक छोटे विद्युत प्रवाह में बदल देते हैं। कैमरे की संवेदनशीलता केपलर जैसे मिशन की सफलता या विफलता को निर्धारित करती है। केपलर वैज्ञानिक लगभग 30 ppm की संवेदनशीलता की रिपोर्ट करते हैं, अनिवार्य रूप से 5 दशमलव स्थानों के स्तर पर सटीकता। संदर्भ के लिए, सूर्य की प्राकृतिक परिवर्तनशीलता लगभग 10 ppm है और सूर्य जैसे तारे के पार पृथ्वी के आकार के ग्रह के पारगमन के कारण प्रकाश उत्पादन में परिवर्तन लगभग 80 ppm है। उपग्रह को बजट के कारण कई देरी के बाद मार्च 2009 में लॉन्च किया गया था। नासा में समस्याएं 3 महीने बाद यह वैज्ञानिक डेटा लौटा रहा था। इन मापों के वास्तविक परिणामों पर निम्नलिखित अध्यायों में चर्चा की गई है, लेकिन यह समझने के लिए कि अब चीजें कहाँ है, हमें अंतरिक्ष यान संचालन के एक महत्वपूर्ण पहलू को समझने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक किसी उपकरण को आकाश में एक विशिष्ट स्थान पर इंगित करने में सक्षम हो और माप करते समय उसे इंगित रखे। बदले में इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष की शून्यता में उन्मुख करने का एक तरीका होना चाहिए। यह कार्य आमतौर पर प्रतिक्रिया पहियों के उपयोग के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो अनिवार्य रूप से जायरोस्कोप होते हैं, जिनकी घूर्णन की कुल्हाड़ियां घूमना शुरू करने के बाद स्थिर रहती है। इस प्रकार एक प्रतिक्रिया चक्र अंतरिक्ष में एक दिशा को परिभाषित करता है, जिसे अंतरिक्ष यान अपने अभिविन्यास को बनाए रखने के लिए एक संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकता है। केपलर उपग्रह में मूल रूप से अंतरिक्ष यान के कक्षा में आने के बाद अतिरिक्त प्रदान करने के लिए 4 प्रतिक्रिया पहिए थे। जुलाई 2012 में एक पहिया खराब हो गया। अंतरिक्ष यान 3 पहियों पर काम कर सकता है, लेकिन इस विफलता ने मूल डिजाइन में अनावश्यकता को दूर कर दिया। फिर मई 2013 में एक और पहिया खराब हो गया और अंतरिक्ष यान ने खुद को उन्मुख करने की क्षमता खो दी। इसके इंजीनियरों ने इसे बंद कर दिया
क्योंकि उन्होंने दो प्रतिक्रिया पहियों का उपयोग करके मिशन को आगे बढ़ाने का एक तरीका खोजने की कोशिश की, जिसे केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उन्होंने उपग्रह को सक्रिय, यदि प्रतिबंधित हो, ड्यूटी पर वापस लाने का एक तरीका ढूंढ लिया। नई तकनीक इस तथ्य पर निर्भर करती है कि सूर्य कणों की एक निरंतर धारा उत्सर्जित करता है, जिसे सौर हवा के रूप में जाना जाता है। यह हवा अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु पर हल्का दबाव डालती है। एक इंजीनियर ने जिस ऑपरेशन को नदी में एक नाव को धारा की दिशा में ऊपर की ओर रखने के समान बताया। उसने नासा के इंजीनियर सौर हवा के संबंध में उपग्रह के अभिविन्यास को स्थिर करने के लिए इस दबाव का उपयोग करने में सक्षम थे। शेष दो प्रतिक्रिया पहिए इस स्थिति से अपरिहार्य बहाव को ठीक कर सकते हैं, इसलिए उपग्रह स्थिर संचालन कर सकता है, लेकिन केवल इस प्रतिबंधित अभिविन्यास में। नए कार्यक्रम को के दूसरा प्रकाश नाम दिया गया था और 2015 में केपलर वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्मित उपग्रह द्वारा पृथ्वी जैसे दो ग्रहों की खोज की घोषणा की। इससे पहले कि हम इन दो नए एक्सोप्लैनेट्स पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ें, हम फिर से बताएंगे कि तारे की चमक में गिरावट का पता लगाने से हमें केपलर रुचि की वस्तु लेबल मिल जाता है। यह सत्यापित करने के लिए कि डुबकी वास्तव में एक ग्रह है, सत्यापन की एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। पहला कदम तारकीय प्रणाली को एकमात्र रुचि की वस्तु से बढ़ाकर एक उम्मीदवार तक पहुंचाना है। ऐसा करने के लिए टेलीस्कोप के इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोमीटर से जुड़े ऑपरेशनों की एक जटिल श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जिन ऑपरेशनों का हम विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन जिनके अंतिम परिणाम से वैज्ञानिकों को यह विश्वास होना चाहिए कि गिरावट वास्तविक है और सिस्टम में सिर्फ एक गड़बड़ नहीं है। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तर पर खगोल शास्त्री ऊपर चर्चा की गई बाइनरीज को ग्रहण करके इस प्रकार के संदूषण का पता लगाने में बहुत समय बिताते हैं। केवल जब ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं तो सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्थिति से उम्मीदवार की स्थिति में स्थानांतरित हो सकता है। इस बिंदु पर सिस्टम को आमतौर पर आगे के अध्ययन के लिए जमीन या अंतरिक्ष आधारित दूरबीनों के लिए संदर्भित किया जाता है।